गुड नमस्ते आफ्टरनून सर। सर। हाँ, गुड आफ्टरनून। 5 लोग ही तो थे ना? जी सर। जी, तो हम लोग शुरू करें विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। यस सर। ठीक है। एक बार फिर से आप लोगों का इस क्लास में मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस विषय पर बात करेंगे वो है कि कैसे हम लोग आर्ट वर्क को रिव्यू करते हैं, इंडियन और वेस्टर्न जो भी है कैसे देखते हैं, और कैसे वर्क को क्रिटिसाइज करते हैं, और अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्क क्या है, कैसे हम वर्क को अंडरस्टैंड करेंगे, कैसे हम वर्क को समझेंगे। ये एक महत्वपूर्ण पहलू है किसी भी वर्क ऑफ आर्ट को जानने के लिए, उसके बारे में उसका विश्लेषण करने के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय है। उस विषय के पहले मैं समझता हूँ कि हम लोग को ये जानना ज़्यादा जरूरी है कि हम लोग जो भी वर्क ऑफ आर्ट कर रहे हैं वो है क्या। कल हम लोग ने बात की थी वर्क आर्ट का कैसे क्लासिफिकेशन है, कैसे उसको वर्गीकृत करते हैं, और एक एक रूपरेखा हम लोगों ने तैयार की थी। आज हम लोग थोड़े दूसरे रूप में इसको देखेंगे कि, और तभी हम उसको समझ सकेंगे। जैसे हम लोग के सामने बहुत तरह की कलाएं हैं, अब हम लोग पूरी तरह से विजुअल आर्ट की तरफ और उसी परिदृश्य में उसी फ्रेम के अंदर बात करेंगे। थोड़ा हम रेफरेंस जरूर परफॉर्मिंग आर्ट का लेंगे और भी दूसरी दूसरी कलाओं का लेंगे। हम लोग आमतौर पर जो कलाएं देखते हैं विजुअल आर्ट में, एक्सप्रेशन के बहुत से तरीके हैं। एक्सप्रेशन के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, हम लोग मीडियम की बात न करें, हम लोग ये बात नहीं करें कि कौन कौन सी विधाएं हैं उसकी भी बात न करें, लेकिन एक विजुअल आर्ट में, दृश्य भाषा में अपने संप्रेषण के लिए, अपने एक्सप्रेशन के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उस विषय में हम लोग अगर बात करें तो मुझे लगता है कि वो बेहतर होगा। एक मिनट। तो हम लोग इस बारे में बात कर रहे थे कि हम लोग के जो संप्रेषण है, संप्रेषण की कितने तरीके हैं, किन किन तरीकों से हम लोग संप्रेषण करते हैं विजुअल आर्ट में, हम एक्सप्रेशन किन किन तरीकों से करते हैं। आप लोग थोड़ा प्रकाश डालें, फिर मैं तो बोलूंगा ही। मैं एक एक उदाहरण के लिए सिर्फ एक पहले एक क्लू मैं देना चाहता हूं। जैसे आर्ट में सिंबोलिज्म होता है, सिंबल्स के द्वारा हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। एक मैंने क्लू दिया, और इस तरह से क्या क्या विधाएं हो सकती हैं। एक दिशा के लिए मैंने कहा जिसमें हम लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। आप लोगों में से कोई उत्तर देना चाहेगा? एक तो मैंने सिंबल्स की बात की, सिंबल्स को हम लोग विजुअल लैंग्वेज में जैसे सिंबल्स की हम बात करते हैं कि एक एरो बना हुआ है, एरो बना हुआ है तो हमको ये पता होता है कि हमको इस दिशा में जाना है ना। वैसे और आर्ट में संप्रेषण के लिए क्या क्या चीजें हैं सिंबॉलिक, और क्या क्या हो सकते हैं बताएं। आप लोग सभी रिसर्च स्कॉलर्स हैं। हाँ सर। बताएं। नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ सर, मैं कुछ कहना चाह रहा था, जैसे कि प्रतीकात्मक चिन्हों में हम देखते हैं जैसे राधा कृष्ण है, या हाँ। मतलब जैसे राम है, तो इनके कुछ चिन्हों के माध्यम से हम इनको मतलब क्लासिफाइड करते हैं। प्रतीक जैसे राम के धनुष बाण हो गए, है ना, और श्री कृष्ण की मोर पंखी हो गई, है ना। और तो इस तरीके से हम सिंबॉलिक पेंटिंग, सिंबॉलिक आइटम्स की वजह, सिंबॉलिक तथ्यों की वजह से उनको मतलब क्लासिफाइड करते हैं कि ये इस देवता की मूर्ति है। जैसे कि जैन में मतलब ये है, इसका सीधा तात्पर्य ये है कि हम लोग प्रतीक चिन्हों के द्वारा अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, और जो हम संप्रेषण करना चाहते हैं, चाहे वो अप्लाइड फॉर्म हो या फिर प्योर आर्ट फॉर्म हो, हम एक भाषा हमारे लिए, एक दिशा हमारे लिए सिंबल हो सकती है। दूसरी क्या हो सकती है?
क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये विषय जो हम लोग बात करने जा रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर सब लोगों का उतना ही इंटरेक्शन होना चाहिए, तो चीजों को समझने में ज्यादा सुविधा होगी। दूसरा, एक तो प्रतीक की बात हम कर रहे हैं, दूसरा क्या हो सकता है? कभी कभी रंग और रेखा के माध्यम से भी होते हैं। रंग और रेखा तो होगा ही, वो तो बेसिक चीज है। रंग और रेखा के द्वारा ही प्रतीक हम बनाएंगे। जी। कभी कभी हम लोग सर अपना एक सिंबल भी बना लेते हैं, जैसे बनाने के लिए हम लंबी गर्दन का मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। प्रतीक एक तो प्रतीक हुआ, जो सिंबल की बात हम लोग कर रहे हैं, एक ये हुआ। एक होता है नरेशन। नरेशन मतलब कथात्मकता के द्वारा। एक चित्र में, मूर्ति में एक कथानक होती है। एक तो सिंबल हुआ, जैसे सिंबल में प्रतीक चिन्ह की बात की हम लोग, बुद्ध के प्रतिमाओं में या बुद्ध के जातक कथाओं में भी हम लोग प्रतीक चिन्हों का प्रयोग देख रहे हैं। एक होता नरेशन। नरेशन जैसे रामचरितमानस है। रामचरितमानस का अगर उसका सार हम कहें तो 10 लाइनों में हम उसका सार बता सकते हैं, लेकिन उस 10 लाइनों को बताने के पीछे एक जो बड़ी लंबी कथानक है, एक नरेशन है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो चित्रों में भी नरेशन होता है, चित्रों में भी एक कथात्मकता होती है और उस कथात्मकता के द्वारा हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ऐसा होता है, कथात्मक चित्र आप लोगों ने देखा है पूरे यूरोपियन आर्ट में। देखिए भारत की मूर्तियों में, भारतीय जो गुप्तकालीन मूर्ति है, बुद्ध, अजंता एलोरा, देखिए पूरी एक कथानक है, एक स्टोरी है। और उस स्टोरी को जी सब मंदिरों में भी पिछवाई टाइप के कुछ मतलब जो पेंटिंग्स बनी होती है उसपे कहानी का एक सार भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा ये कहना है कि जो अजंता एलोरा के चित्रों में हम देखते हैं, अजंता के चित्रों में देखते हैं, एक स्टोरी है, जातक कथाओं से है, बुद्ध के जीवन पर है, और उस कथात्मकता के द्वारा हम भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो हमारे पास एक प्रतीक हुआ, दूसरा हुआ नरेशन, कथात्मकता के द्वारा। अब जो सालवी जो बता रही थी लाइन और कलर टोन इत्यादि जो है, ये तो उसके लिए एक टूल है। तो हम लोग एक आप नोट करते जाए तो अच्छा होगा। यस सर। एक हो गया कथात्मक, सिंबल की हम बात कर लिए। और आप लोगों में से अगर कोई बताना चाहे इसी दिशा में। सर नरेशन को स्टोरी बोर्डिंग भी हम लोग कह सकते हैं ना? नहीं, नरेशन का मतलब है कि स्टोरी बोर्डिंग ठीक है वो, लेकिन जैसे आप लोग नरेटिव पेंटिंग, आपने गुलाम मोहम्मद शेख की पेंटिंग देखी है किसी ने? भूपेन खक्कर की पेंटिंग देखी है? एक मॉडर्न पेंटिंग में मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, शायद आप लोगों ने जरूर देखा होगा। मैं समझता हूँ इतने महत्वपूर्ण चित्रकार हैं, और नहीं देखा होगा तो आज जरूर देखें। गुलाम मोहम्मद शेख, भूपेन खक्कर, और बड़ौदा के एक ग्रुप है नरेटिव, उसको बोलते हैं रेडिकल ग्रुप भी बोलते हैं, नरेटिव ग्रुप भी बोलते हैं। उसमें क्या है कि कोई सिंबल्स का उन्होंने यूज नहीं किया है, एक नरेशन के द्वारा पूरे घटनाक्रम को, पूरी अपने जो भावनाएं हैं उसको कथात्मक के द्वारा व्यक्त किया है। एक मैं उदाहरण मुझे बहुत पसंद आता है। मेरी एक क्लासमेट थी लक्ष्मी, बड़ौदा में, एंड शी वाज ए वेरी गुड पेंटर, और बहुत अच्छी पेंटिंग करती थी। फिर सडनली वो आउट ऑफ सीन हो गई, पता नहीं अभी कहाँ है। लेकिन उसकी एक पेंटिंग मुझे हमेशा, आज करीब 25 साल हो गए, लेकिन वो पेंटिंग मुझे बहुत अच्छे से याद है। एक कैनवास है, वो मैं समझने के लिए एक उदाहरण बता रहा हूँ। एक कैनवास है, कैनवास के एक कोने में एक छोटी बच्ची है जो खेल रही होती है। फिर उसको दिखा रहे हैं दूसरे तरफ, उसी कैनवास के एक तरफ वो है। ये सब जस्ट मैं समझने के लिए एक पेंटिंग को डिस्क्राइब कर रहा हूँ। दूसरी तरफ वो बच्ची सड़क के किनारे, पानी इकट्ठा हो गया, उसके साथ खेल रही है, उस पर नाव चला रही है। फिर थोड़ी ग्रोन अप होती है, फिर वो बच्चों के साथ खेल रही होती है। फिर थोड़ी बड़ी होती है, तो वो जब सड़क पर चलती है तो लड़के उसको घूर रहे होते हैं। फिर थोड़ी बड़ी होती है तो उसको रेड लाइट एरिया में दिखा रहे हैं, वो रेड लाइट एरिया में चली जाती है, और वहां वो देह व्यापार का जो एक
आप लोगों ने शायद देखा होगा, जो महिलाओं का पोस्चर होता है, जिस तरह से वो आमंत्रित करती हैं, तो वो उस तरीके से वो पब्लिक को बुला रही है। तो वो एक एक कैरेक्टर का जो घटनाक्रम है बचपन से लेकर और रेड लाइट एरिया तक कैसे पहुंचती है, वो पूरा नरेशन एक कैनवास पर है। तो नरेटिव पेंटिंग में इस तरह की चीजों का मैंने ये एक उदाहरण दिया, बहुत कोई फेमस पेंटर का नहीं है, लेकिन मैंने एक उदाहरण दिया कि एक चरित्र को धीरे धीरे एक कैनवास पर ही, जो हमारे भारतीय चित्रकला में स्क्रोल पेंटिंग हम लोग जानते हैं, इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण है। स्क्रोल पेंटिंग में क्या होता है, स्क्रोल होता है एक लंबी सी श्रृंखला होती है, और उसमें हम लोग स्क्रोल पेंटिंग में मतलब हमारा जो हम लोगों ने देखिए, हमारे देश में कला को देखने के 2-3 माध्यम होते थे, चाहे तो हम पोर्ट्रेट देखते थे या लैंडस्केप देखते थे, या स्क्रोल में हम लोगों की देखने की परंपरा रही है। जो भारतीय परंपरा है वो स्क्रोल में देखने की परंपरा रही है। इसीलिए हम लोगों ने आसानी से एब्स्ट्रैक्शन को स्वीकार नहीं किया, इसलिए कि वो एब्स्ट्रैक्शन हमारे जो हमारी परंपरा है उसके साथ कहीं नहीं थी। एब्स्ट्रैक्शन जरूर है, एब्स्ट्रैक्शन है, लेकिन एब्स्ट्रैक्शन प्रतीक के माध्यम से है, सिंबोलिज्म है। एक स्वस्तिक है तो स्वस्तिक के पीछे एक आधार है, स्वस्तिक ऐसे ही नहीं है। स्वस्तिक के पीछे अगर उसका डिस्क्रिप्शन आप पढ़ेंगे तो उसका डिस्क्रिप्शन है। आपके लिए एक चिन्ह हो सकता है कि वेस्टर्न किसी कला समीक्षक के लिए, लेकिन जब आप उसका स्टडी करेंगे तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पढ़ने वाली चीजें हैं और जिसके बारे में हम लोग लंबी चर्चा कर सकते हैं। अब रही बात जो एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है, जिसके बारे में मैं आपको मतलब इस तरह से और भी चीजें हो सकती हैं, सिंबॉलिक है। आपने देखा होगा जी आर संतोष की पेंटिंग आप लोगों ने देखी होगी। आप लोगों में कितने लोगों ने जी आर संतोष की पेंटिंग देखी है? वो तांत्रिक एलिमेंट को लेकर उनका प्रयोग था, तांत्रिक फॉर्म को लेकर उनकी पेंटिंग्स है। तो इस तरह से भारत में भी बहुत सारे प्रयोग हुए हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है जो कि मैं इस पर ही मूल रूप से मैं बात करूंगा पूरे कक्षा में, कि एब्स्ट्रैक्शन आप लोगों ने सुना है, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, एब्स्ट्रैक्ट स्कल्पचर, वो क्या है और कैसे हुआ और उसका आधार क्या है, कला में उसका क्या महत्व है, कला में एब्स्ट्रैक्शन कैसे आया, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसकी जानकारी एक शिक्षक के रूप में, एक रिसर्च स्कॉलर के रूप में आप लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। आमतौर पर एब्स्ट्रैक्शन का मतलब जो हम लोग समझते हैं, वो समझते हैं कि लोग जो कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा बना देते हैं, एक सामान्य सी परिकल्पना या एक सामान्य भाषा में, या एब्स्ट्रैक्शन के मूल सिद्धांत को नहीं समझते हैं, तो वो और करते भी हैं आर्टिस्ट। कई बार क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्शन का क्यों एब्स्ट्रैक्शन आया, अगर ये हम नहीं समझ पाएंगे तो एब्स्ट्रैक्शन को हम उसी रूप में देखेंगे कि ये कैनवास है और कुछ टेढ़ा मेढ़ा बना दिए तो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग हो गई, कोई त्रिभुज चतुर्भुज और गोल बना दिए तो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग हो गई। ऐसा नहीं है। एब्स्ट्रैक्शन के पीछे हम लोगों को बहुत समझने की आवश्यकता है कि एब्स्ट्रैक्शन कैसे है, और जब तक हम एब्स्ट्रैक्शन नहीं समझेंगे तो कला में का एनालिसिस, जो हम अगर हम आधुनिक कला की बात कहें, या आधुनिक कला भी नहीं, अगर हम पाश्चात्य कला में हम 20वीं शताब्दी के 19वीं शताब्दी के पूर्व की कलाओं का भी अध्ययन करेंगे, अपने आप लोग जब सिनॉप्सिस तैयार करेंगे तो उसमें भी आपको एब्स्ट्रैक्शन समझना बहुत जरूरी है कि एब्स्ट्रैक्शन ये कला में आया क्यों और उसका सिद्धांत क्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं चाहता हूं कि आप लोगों में से अगर कोई, जो भी आप समझ रहे हैं, अगर कोई उत्तर दे तो फिर मैं उसको अपने ढंग से व्यक्त करने की कोशिश करूंगा। सर, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अमूर्त रूप किसी भी चीज का। सर, अमूर्त रूप में जो कलाकार होता है वो बस किसी चीज को मूर्त रूप ना देकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है रेखा और रंगों के माध्यम से। ठीक है, काफी हद तक ठीक है। और भी कुछ कोई प्रकाश डालना चाहे? देखिए ये एक चीज मैं बताऊंगा कि ये, हाँ जी, बोलिए साहब, बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये हम लोग का इंटरेक्टिव सेशन की तरह होगा, तो आपकी तरफ से भी उतना ही हमको रिस्पॉन्स चाहिए, तभी हम लोग इस बात को आगे ले जाएंगे। हाँ, बताएं आप। सर, मैं ये कहना चाह रहा था, वैसे ज्यादा तो नहीं है लेकिन इतना ही कहूंगा कि अमूर्त कला जो होती है, जो कलाकार होता है वो अपना
मतलब वो पेंटिंग जो बनाता है, जो जिसका कोई रूप ना हो, अमूर्त रूप, जिसका कोई रूप ना हो, अमूर्त रूप पेंटिंग्स होती है। उसमें कलाकार अपनी फॉर्म, रेखा, रंग, रूप, जो सालवी जी ने बताया, उसके माध्यम से वो अपनी मतलब अभिव्यक्ति, अपने मतलब विचारों को मतलब वो अव्यक्त करता है, उनके माध्यम से दर्शाना चाहता है। उनमें जो कोई फॉर्म सीखती है उसमें ही वो अपने मतलब उसको व्यतीत कर देता है विचारों को। एक सर मेरा एक क्वेश्चन है इसमें, शायद क्लैरिफाई मैं नहीं कर पा रहा हूँ एब्स्ट्रैक्ट को। जैसे हमारे विचार अमूर्त रहते हैं, हमारे मस्तिष्क में जो विचार हमारे उत्पन्न होते हैं वो एक अमूर्त रूप में होते हैं, उनका कोई हम रूप नहीं निर्धारित कर पाते हैं। लेकिन जैसे ही हम उन विचारों को किसी सरफेस पे ट्रांसफर करते हैं तो एक वो, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म हो या रियलिस्टिक हो, वो एक रूप अपने आप में वो निर्धारित कर लेते हैं। वहां पे जब एक बिंदु दूसरे बिंदु से मिल जाता है, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट की फॉर्म में हो, चाहे वो कलर से रिलेटेड हो, तो रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेरे लिए अभी तक उस एब्स्ट्रैक्शन को समझ पाना, अभी तक मैं नहीं समझ पाया हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट है क्या, जब वो रूप वहां पे ट्रांसफर हो रहा है। एक अमूर्त रूप सिर्फ हमारे विचारों में ही है। यस सर। तो मेरा मानना भी वही है जो ये कह रहे हैं। अब हम इसको दूसरे तरह से समझें। आप लोगों ने काफी अच्छा, आपका सोचने का तरीका अलग था, सही दिशा में आप लोग जा रहे हैं। हम इसको दूसरे तरह से सोचें। मेरे सोचने का तरीका, मैं इसको संगीत के माध्यम से आपके सामने रखता हूँ, ज्यादा आसान होगा। और संगीत अगर ना करें, हम विजुअल आर्ट में जाए तो कैलेंडर से हम शुरू कर सकते हैं। कैलेंडर सर्वाधिक पॉपुलर आर्ट है। कैलेंडर आर्ट सर्वाधिक पॉपुलर आर्ट है। हर घर में उसको रखने की एक, हर घर में एक होता है, देवी देवताओं की मूर्तियां होती हैं, चित्र होते हैं या कुछ इस तरह से। कैलेंडर आर्ट भी एक कला का ही ये है, एक स्वरूप है। तो कैलेंडर आर्ट में क्या होता है? कैलेंडर आर्ट में पॉपुलरिस्टिक अप्रोच है, पॉपुलर है, सर्वाधिक पॉपुलर है। क्यों पॉपुलर है? उसका कारण अगर हम लोग जानना चाहें तो उसके पॉपुलर होने का कारण एकमात्र है कि सर्वाधिक लोगों को आसानी से ग्राह्य है। हम आसानी से ग्रहण कर लेते हैं, हम चीजों को आसानी से समझ लेते हैं। आपको एक और उदाहरण, मैं इसके जाने के पहले एक और उदाहरण दूंगा, आप लोग से ही जुड़ा हुआ है। आप लोग प्रथम वर्ष में जब एडमिशन लिए होंगे तो आपके सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न होता था कि आप कोई अगर एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग देखते थे तो आपको लगता होगा कि पता नहीं क्या बना रहे हैं, ये हमको समझ में नहीं आ रहा, कुछ ऐसा बन रहा है। और एक जिज्ञासा थी। और हो सकता है कि चौथे वर्ष आते आते या फाइनल ईयर या मास्टर्स में आते आते आपने भी वैसा शुरू कर दिया होगा। तो एक प्रश्न है कि जब आप ऐसी पेंटिंग कर रहे होते हैं शुरुआत में, प्रथम वर्ष में, या किसी को अगर आप देख रहे होते हैं, तो आपके भीतर एक अलग तरह की जिज्ञासा होती है कि ये क्या है, क्यों बनाए हैं, और इसका क्या मतलब है, ये तो बेकार है, ये कौन सा आर्ट हुआ। इसी तरह की हम लोग के भीतर ये हुई थी, सबके साथ ऐसा होता है। और हम अपने सीनियर से पूछते थे कि भाई साहब ये आपने क्या बनाया है, सर ये आपने क्या बनाया है बताइए। और शायद हमको सही उत्तर नहीं मिल पाता था, ऐसा भी होता था। लेकिन जब हम 5 साल 7 साल उस परिवेश में रहे, परिवेश में रहने के बाद हम लोगों ने शायद ऐसा प्रश्न पूछना बंद कर दिया था, और एक हमारे भीतर जजमेंट हो गया कि ये अच्छा है या खराब है, या ये एक सामान्य दर्जे की कला है, बिना पूछे हुए। हम एक टीचर हैं और हम जब जाते हैं एग्जामिनेशन लेने और वहां पर 50 चित्र होते हैं, उसमें कलाकार क्या करना चाह रहा हमको नहीं पता होता, और एक जजमेंट हमारा होता है। उस जजमेंट का आधार क्या होता है? उस जजमेंट का आधार, चूंकि हमारा एक माइंडसेट, हम लोग एक परिवेश में 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल रहे होते हैं, इसलिए एक मेरा एस्थेटिक्स वैल्यू की एक समझ, एक सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति की एक समझदारी हमारी डेवलप कर जाती है। और शायद फाइनल ईयर तक पहुंचते पहुंचते ये प्रश्न गौण हो जाता है कि आपने क्या बनाया और क्यों बनाया है, ये मुझे समझ में नहीं आता। इसलिए कि हम एक तरह से कलाकार परिपक्व हो जाता है और उसका माइंडसेट एक बन जाता है, और उसके आधार पर बहुत सारे बेसिक प्रश्न वो नहीं करता है ना। लाइट गई है, कोई बात नहीं, आवाज तो आ रही है ना? Yes, sir, yes.
तो ये जो परिपक्वता है, एक मिनट में देखता हूँ दूसरी लाइट अगर मिल हाँ? तो हम लोग परिपक्व हो जाते हैं और उस परिपक्व होने में फिर हमारे सामने से वो प्रश्न गौण होने लगता है और एक हम डिसिसिव, एक निर्णायक ढंग से चीजों को देखने की भूमिका में पहुंच जाते हैं। ये सभी के साथ होता है। जो मैं संगीत के साथ एक उदाहरण देना चाह रहा था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। हमारे शिक्षक भी मुझे ये दिए थे उदाहरण, आज तक मुझे याद है, इसलिए सर्वाधिक मुझे बहुत ही सरल ढंग से मैं चीजों को समझाने का प्रयास करता हूँ। सबसे ज्यादा जिस संगीत को लोग पसंद करते हैं संख्या में, वो क्या है? लोक संगीत। लोक संगीत को चाहने वाले, उसके श्रोता सर्वाधिक हैं। ठीक है। अब इस सर्वाधिक होने का कारण क्या है? कारण है कि ये संगीत आसानी से लोगों को ग्राह्य होता है, आसानी से लोग इसको समझ जाते हैं, इसको आसानी से उसका रसास्वादन कर पाते हैं, इसलिए वह संगीत अपने आप में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। जैसे कैलेंडर की बात हम कर रहे थे, तो उसी तरह से हम इसको देखें। उसके बाद सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली फिल्मों का संगीत, फिल्म में जो फिल्मी गाने होते हैं, तो उसके श्रोता उस लोक संगीत से थोड़े कम हो जाते हैं। ठीक है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़े, थोड़ा फाइनर एस्पेक्ट की तरह जाएं। फाइनर एस्पेक्ट की तरफ जब जाएंगे तो गजल, फिल्मों के बाद, फिल्म की संगीत के बाद गजल के श्रोता और कम हो जाते हैं। लेकिन उसका जो एस्पेक्ट है वो क्या है कि फाइनर, ज़्यादा आप फाइन की तरफ, ज़्यादा रिफाइनमेंट की तरफ आते हैं। अब गजल में क्या है, लिरिक्स का भी उतना ही महत्व है। जो गजल की शब्दावली है, जो छंद है, जो लाइंस है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण तो है, लेकिन वो सामान्य लोगों के लिए, चूंकि शब्दों की संरचना ऐसी है, कुछ ऐसी गूढ़ चीजें हैं जो कि जो हमारे लोक संगीत के श्रोता थे, जो हमारे फिल्मी संगीत के श्रोता थे, उससे कम हुए। क्या हुआ उसके साथ? ऐसा होने का कारण क्या है कि कुछ ऐसी फाइनल चीजें आई जो कि सामान्य लोगों से अलग हट गई। ठीक है। अब इसके बाद फिर हम आते हैं, इसके बाद हम और भी फाइनर अगर एस्पेक्ट की तरफ जाएंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसी तरीके से हम विजुअल आर्ट को भी देखें और एब्स्ट्रैक्शन में कैसे मूव करते हैं, इसलिए बहुत जरूरी है इस चीज को समझना। फिर कैसे होता है? फिर हम जाते हैं फाइनर एस्पेक्ट की तरह जाते हैं, तो हमको वोकल क्लासिकल म्यूजिक मिलता है। वोकल क्लासिकल म्यूजिक में एक ख्याल, अगर हम ख्याल आप लोग जानते होंगे, ख्याल में एक लाइन है, बाबुल मोरा नैहर छूटो ही जाए, और उस पर भीमसेन जोशी 30 मिनट तक गाते हैं और लाइन एक ही होती है। उसके श्रोता कम हो जाते हैं, बहुत लोग बंद कर देते हैं कि यार ये क्या बज रहा है, इसको सुनने की आवश्यकता नहीं है, ये तो एक ही लाइन रिपीट कर रहे हैं। क्या हुआ उसमें? उसमें जो संगीत के फाइनर पार्ट्स हैं, जो संगीत के जो दूसरे गुण हैं, वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। शब्दावली की रचना, शब्दावली उतनी महत्व की नहीं रह जाती है, इसलिए इसके श्रोता जो वहाँ 100% थे, वो घटकर 10% पर आ जाते हैं, और 10% में वही लोग सुन पाते हैं, चाहे तो उसको संगीत का ज्ञान हो या वो रसिक हो। मुझे संगीत का ज्ञान नहीं है, लेकिन मुझे कभी ऐसा माहौल हो तो मुझे ख्याल बहुत अच्छा लगता है और मैं उसको आधे घंटे 1 घंटे तक सुन सकता हूँ। उसका कारण क्या है कि जो संगीत के जो जो मूल तत्व हैं वो क्या है? लय, ताल, छंद, इसका एक सम्मिश्रण है। लेकिन उस सम्मिश्रण में एक चीज क्या हुआ कि लिरिक्स नहीं है उसमें, गायन मतलब छंद, जो गाने की जो लाइंस है उसका महत्व नहीं है।
तो महत्व किस चीज का है? महत्व है उस जो ग्रामर है, जो ताल छंद लय जो है, इन चीजों का एक सम्मिश्रण है वो संगीत। और उस संगीत को हम इसलिए ज्यादा पसंद करते हैं कि वो कहीं ना कहीं से हम उसको रिसीव कर पाते हैं। तो उसके श्रोता कम हो जाते हैं, लेकिन उसमें क्या चीज कम है जिसकी वजह से लोगों का उसके साथ जुड़ाव कम हुआ, फाइनर की तरफ हम बढ़े? उसका क्या कारण है? उसमें वह गाने के बोल नहीं है, वो कम हो जाता है। तो मतलब ये हुआ कि हम फाइनर की तरफ आते हैं, हम धीरे धीरे कथात्मकता, जिसको हम नरेशन बोल रहे हैं, हम नरेशन से अलग हट रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक बड़ा वर्ग जो है वो छूट रहा है और फाइनर की तरफ आ रहे हैं। अब इसके बाद भी हम चले इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक जो यंत्र से जो वादन होता है, उसमें तो वो लाइन भी नहीं है, बाबुल मोरा नैहर छूटो ही जाए, वो भी नहीं है। अब उसमें क्या है? प्योरली एब्स्ट्रैक्शन है, प्योर एब्स्ट्रैक्शन है, और केवल सुर लय ताल छंद का ही हम रसास्वादन करते हैं और हमको अच्छा लगता है। हमको म्यूजिक का ज्ञान नहीं हो, संगीत के ग्रामर का मुझे ज्ञान नहीं हो, मैंने संगीत का कोई विधिवत ट्रेनिंग नहीं भी लिया हो, तब भी मुझे अच्छा लग सकता है। मुझे बहुत सारे शहनाई मुझे अच्छा लग सकता है, मुझे संतूर अच्छा लग सकता है, मुझे सितार, रविशंकर का सितार बहुत अच्छा लग सकता है। मैं नहीं समझता हूँ, मुझे म्यूजिक का ज्ञान नहीं है, फिर भी वो समझ में आता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जैसे जैसे हम नरेशन से, जैसे जैसे हम स्टोरी छोड़कर एब्स्ट्रैक्शन की तरफ बढ़ते हैं, तो एब्स्ट्रैक्शन की तरफ आने में क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन की तरफ आने में हमारी कथात्मकता गौण हो जाती है, और हम केवल जो मूलभूत संगीत की जो मूलभूत ढांचा है, जो संगीत का जो मूल स्वरूप है, उस स्वरूप को ही हम केवल उसका रसास्वादन करते हैं। हम इसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग को देखें। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में क्या होता है? जब हम प्रतीक से कार्य करते हैं, प्रतीकात्मक चिन्हों को, तो एक उसके लिए प्रतीक के माध्यम से, प्रतीक के माध्यम से भी हम लोग बहुत सारी चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। मतलब एक एरो होने से ही ये पता चल जाता है कि हमको इस दिशा में जाना है। उसी तरह से प्रतीक भी कार्य करता है। नरेशन में मैंने एक नरेटिव पेंटिंग का उदाहरण दिया कि नरेटिव पेंटिंग के द्वारा हम लोग किस तरह से चीजों के, किस तरह से एक कथात्मकता के द्वारा हम पूरे चित्रों का रसास्वादन कर सकते हैं। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में आपके पास वही एलिमेंट रह जाते हैं जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में होता है। ठीक है? तो वह यहाँ क्या होता है कि यहाँ नरेशन खत्म हो जाता है। इसलिए मैंने इस बात को कहा, ये समझने के लिए बहुत आसान होगा कि हम लोग हमेशा पूछते हैं कि ये एब्स्ट्रैक्ट कैसे है क्या। और जब आप एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बनाते हैं तो एक सामान्य जन आपसे पूछता है कि आपने क्या बनाया है, आप इसको एक्सप्लेन कीजिए, और शायद आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। अब ये हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, उसके पीछे आधार क्या है? इसलिए आधार ऐसा है कि जो भीतर हमारे जो भावनाएं हैं, हमने उसको व्यक्त की है, और मुझे भी नहीं पता है कि मैंने क्या व्यक्त की है। एक जैक्सन पोलक की एक पेंटिंग थी, और उस पर मैंने कहीं पढ़ा था, तो उस पर किसी आर्ट क्रिटिक ने इस तरह से किया कि ये फॉर्म, आपने देखा होगा जैक्सन पोलक की पेंटिंग, ऐसे रेंडरिंग केवल हुआ करती थी, कलर से रेंडरिंग। यस सर, एक्शन पेंटिंग होती है। हाँ, एक्शन पेंटिंग। तो उसमें कुछ फॉर्म्स दिखते हैं, तो जो आर्ट क्रिटिक है, आर्ट क्रिटिक्स ने उस पर लिखना शुरू किया, तो किसी ने कहा कि जैक्सन पोलक ने उसमें ये इस तरह से देखने से, देखिए यहाँ एनिमल फॉर्म दिख रहा है, यहाँ क्लाउड दिख रहा है, इत्यादि इत्यादि। आर्टिस्ट से जब पूछा गया कि आपने क्या बनाया है, तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता है, मैं रंग अपने माध्यम से इतना ज्यादा जुड़ गया कि मेरे भीतर क्या भावनाएं हैं, मैंने क्यों किया, मैंने ये रंग क्यों लगाया, मुझे पता नहीं है। इसका मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग जो है वो सर्वाधिक इंटीमेट है, सर्वाधिक आप ऐसी पेंटिंग है जो कि आपके और कैनवास के बीच में केवल वो है, और बीच की सारी चीजें, कथात्मकता चली गई। आपका जो इमोशन है, इमोशन आपने अपने कैनवास पर व्यक्त किया, कलर के माध्यम से व्यक्त किया, और उसमें कोई
कहानी नहीं है। अब एक उदाहरण मैं इसलिए और भी देना चाहूंगा कि हम लोग पेंटिंग शुरू करते हैं और होता कुछ और है। हमने शुरुआत की, ये क्यों होता है कि हमारा जिस समय हमने उस पेंटिंग के बारे में सोचना शुरू किया, तो उस पेंटिंग को सोचने के समय हमारे आइडियाज, हमारे भावनाएं कुछ अलग थी, और जब हम 4 दिन उस पेंटिंग को करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी भावनाएं परिवर्तित होती रहती हैं। जब मैंने सोचा, इसलिए क्या होता है कि नॉर्मली आप देखेंगे कि एक हम लोग लेआउट बना लेते हैं, या स्कल्पचर है तो एक मैकेट बना लेते हैं, और फिर हम उसका अनुसरण करते हैं। क्यों? कि एक जैसी भावनाएं लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर सकती, लंबे समय तक वो नहीं रह सकती हैं, इसलिए वो बदलती हैं। इसीलिए ऐसा होता है कि जब हम सोचते हैं कुछ बनाने के लिए और बनाते बनाते कुछ और हो जाता है। ये आमतौर पर सारे कलाकारों के साथ होता है। और जब ऐसा होता है तो निश्चित रूप से हमने क्या सोचा था, हम उसको अगर एक्सप्लेन करेंगे तो मुझे भी नहीं पता है कि मैंने जो काम किया है वास्तव में उसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा, मतलब हम अपने शब्दों में उसको कैसे व्यक्त कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि भावनाओं को कभी भी ट्रांसलेशन नहीं हो सकता है। भावनाओं का जैसे आप एक समझ लीजिए कि जो हिंदी में कविता है उसको अगर अंग्रेजी में आप ट्रांसलेट करेंगे तो वो भाव नहीं आ सकता। शाब्दिक अनुवाद तो हो सकता है, लेकिन उस भावनाओं की बराबर उस तरह से अभिव्यक्ति संभव नहीं है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि जिस कलाकार ने जब किया होगा, वही कलाकार, वही साहित्यकार अगर अपनी कविता का दूसरे भाषा में उसका ट्रांसलेट करे तब भी शायद वो अभिव्यक्ति नहीं आ सकती। इसका कारण यह है कि जिस समय उसने वो कविता रची होगी, उस समय की उसकी मानसिक स्थिति, और जब उसने ट्रांसलेशन किया तब उसकी मानसिक स्थिति और दोनों का परिवेश अलग अलग होगा, इसलिए उसका शाब्दिक अनुवाद संभव नहीं है। इस तरह से हम अगर एब्स्ट्रैक्शन को देखें, एब्स्ट्रैक्शन में भी इन्हीं चीजों पर हमको ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है कि एब्स्ट्रैक्शन आखिर जब हो रहा है, आप एक किसी भी पेंटिंग को आप देखें, हम 4 लोग हैं, 4 लोग अगर एक पेंटिंग को देखना शुरू करें और चारों से कहा जाए कि आप इसके बारे में अपना डिस्क्रिप्शन दीजिए, आपको क्या समझ में आया, तो हर व्यक्ति की अलग अलग होगी, और जो पेंटर होगा उसका कुछ और होगा। इसका मतलब कि हम स्वतंत्र हैं किसी पेंटिंग के बारे में अपना वक्तव्य देने के लिए, अपने तरीके से सोचने के लिए। जब पेंटिंग एक गैलरी में लग गई, जब कलाकार से बाहर आ गया वो, तो हर व्यक्ति को अपने तरीके से सोचने की पूरी स्वतंत्रता है। इलस्ट्रेशन की तरह नहीं हो सकता। अब यहीं पर आर्ट और इलस्ट्रेशन में भेद हो जाता है कि इलस्ट्रेशन में आपको एक निश्चित दिशा में सोचने को विवश किया जाता है, कार्टून में एक निश्चित दिशा में ही उसको इंगित किया जाता है, लेकिन पेंटिंग में ऐसा नहीं होता है। इसलिए हम लोग जो बोलते हैं कि जो फाइनर फॉर्म ऑफ आर्ट, दैट इज पेंटिंग, और उस पेंटिंग में भी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग जो है वो सर्वाधिक फाइनर एक्सप्रेशन है। वो क्यों है? कि उसमें कथात्मकता गौण हो गई। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम एब्स्ट्रैक्ट की तरफ बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम लोक संगीत से इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक की तरफ बढ़ेंगे, तो क्या होगा? हमारे श्रोता कम होते जाएंगे, और जो उस विषय का फाइनर पार्ट होगा वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता जाएगा। उसी तरह से कला में जैसे जैसे हम नरेशन को छोड़ेंगे, वैसे वैसे हम एक्सप्रेशन की तरफ ज्यादा पहुंचेंगे। एक उदाहरण मैं बार बार देता हूं अपने छात्रों को कि चाइल्ड आर्ट हम लोगों ने सबने देखा होगा, बच्चों की कलाओं में अब यहाँ पर 2 एस्पेक्ट है बहुत महत्वपूर्ण। बच्चों की कलाओं में उसका कोई एकेडमिक ट्रेनिंग नहीं होती है, बच्चों की कोई एकेडमिक ट्रेनिंग नहीं होती है, लेकिन बच्चों की कला जो होती है, बच्चे जो पेंटिंग बनाते हैं कि ये मैं हूँ, ये मम्मी है, पापा है, मेरा छोटा भाई है, ये मेरा घर है, और एक रास्ता बनाएगा, इस तरह से वो एक्सप्रेस करते हैं, या उनके दिमाग में कुछ चीजें ऐसी होती हैं, उसका वो एक्सप्रेशन उनका अलग तरीके से होता है। अब यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि उनका एक्सप्रेशन का तरीका तो अलग है, वो एक्सप्रेस करते हैं अपनी चीजों को, लेकिन उसमें क्या लैक करता है? वो लैक जो करता है वो है उसका स्किल उसके पास नहीं है, लेकिन स्किल नहीं होने पर भी उसका एक्सप्रेशन शायद हमसे और आपसे ज्यादा सशक्त हो, वो ज्यादा सशक्त ढंग से उसका एक्सप्रेशन हो, इसलिए उसका बहुत महत्व होता है। तो कई बार क्या होता है कि जब हम ऐसे
कला में जब हम ग्रामर की तरफ ज्यादा देखते हैं, जब हम देखते हैं कि ग्रामर और ये अपना स्किल बहुत सारी चीजों पर, वैन गॉग की पेंटिंग क्यों इतनी महत्वपूर्ण है आज के देश में? क्योंकि वैन गॉग ने उस समय ये सारी सीमाओं को तोड़ दिया था। जो एक आर्ट का जो ग्रामर था, उस ग्रामर को तोड़कर उसका सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट था एक्सप्रेशन। उस एक्सप्रेशन के लिए आप सोच लीजिए कि जब ग्रीको रोमन स्टाइल में सारे लोग पेंटिंग कर रहे थे, तो वैन गॉग बिल्कुल अलग तरीके से काम किया। वैन गॉग ने कलर को अलग तरीके से, फॉर्म को अलग, तो उसका सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट क्या था? वो था एक्सप्रेशन। और इसलिए वैन गॉग आज के समय बहुत सार्थक है। उस समय वो सार्थक बहुत नहीं था जब तक वो जीवित था। तो ये जो एक्सप्रेशन वाली चीजें हैं, तो एक्सप्रेशन के व्यक्त करने में कई बार हमारा स्किल भी बाधक होता है, जो हमारा कौशल है वो भी बाधक होता है। कई बार क्या होता है कि हमारी ट्रेनिंग भी बाधक होती है। और जब हम एब्स्ट्रैक्शन में उतरते हैं, तो ना हमारे पास स्किल हमारे लिए महत्व का होता है, ना हमारे पास जो एक ग्रामर है पेंटिंग का, स्पेस डिवीजन और ये सब इतनी सारी चीजें हम लोग को पढ़ाई जाती हैं, वो चीजें गौण हो जाती हैं। और उस गौण होने के बाद हम एक ऐसे सूक्ष्म दुनिया में चले जाते हैं जहां पर कि हमारा स्किल, हम कहाँ से आए हैं, हम क्या सोच रहे हैं, वो चीजें गौण हो जाती हैं। और हमारा संबंध केवल कैनवास से या जिस मीडियम में हम काम करते हैं वहां पर हमारा संबंध होता है। बीच की सारी चीजों को हम बिल्कुल त्याग देते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है कला की दृष्टि से। अगर हमको एब्स्ट्रैक्शन समझना होगा तो हमको उस तरह से सोचना होगा। अब क्या है कि हम एब्स्ट्रैक्शन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्शन का मूल सिद्धांत क्या हुआ? मूल सिद्धांत इमिटेशन नहीं रहा। एक बहुत बड़ा वर्ग है एब्स्ट्रैक्शन के प्रति, लोग जो अलग होते गए, जो बहुत पॉपुलर नहीं हुआ। एक मूल उद्देश्य ये भी रहा कि कई बार क्या हुआ कि लोगों ने पेंटिंग से पेंटिंग का अनुकरण किया, एब्स्ट्रैक्शन के को समझने की कोशिश नहीं किया। उसको समझने के लिए सबसे पहले हमको फॉर्मलिज्म की तरफ जाना होगा। फॉर्मलिज्म की तरफ जाना होगा। फॉर्मलिस्ट क्या बोलते थे? आप लोगों ने फॉर्मलिज्म का नाम सुना है? विश्व में अमेरिका दो बहुत बड़े आर्ट क्रिटिक थे, आर्ट एस्थेटिशियन आप कहिए, वो थे क्लाइव बेल और रोजर फ्राई। हाँ, इन लोगों ने, क्लाइव बेल और रोजर फ्राई, ये दो ऐसे जिन्होंने फॉर्मलिज्म को समझा। उन्होंने क्या कहा कि फॉर्म इज, कंटेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, फॉर्म इज इंपॉर्टेंट, कंटेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट। जो आकार है वो मेरे लिए महत्व का है, उसका विषय क्या है मेरे लिए महत्व का नहीं है। उनका ये कहना था कि जब एक चित्र पर 5 लोग 5 तरह से अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, या 5 लोग 5 तरह से उसका रसास्वादन कर सकते हैं, या हर व्यक्ति के पास अलग अलग तरीके से वो रिसीव होता है, हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से उसको ग्रहण करता है, तो फिर तो कंटेंट का कोई मतलब नहीं रहा। तब तो आकार ही है, एक आकार है, एक आकार को हम 5 लोग 5 तरीके से देखते हैं, तो इसका मतलब है कि आकार का कोई महत्व नहीं, कंटेंट का कोई महत्व नहीं है, विषय वस्तु का कोई महत्व नहीं है। महत्व क्या है? जो हम ऑब्जेक्ट देखते हैं वो महत्व का है। ऑब्जर्वेशन, हाँ, जो ऑब्जर्वेशन है। और ये ऑब्जर्वेशन कैसे होता है? हमारा स्वयं का परिवेश, हमारी अपनी स्थिति, हमारे जो वातावरण है उसका आधार, उस आधार पर हम उसका वर्गीकरण करते हैं। एक उदाहरण और मैं देना चाहूंगा कि आपके ड्राइंग रूम में एक स्पेस, हम यहाँ पर 6 लोग हैं, 6 लोगों को एक स्पेस दे दिया जाए और कुछ ऑब्जेक्ट दे दिया जाए। हमारे ड्राइंग रूम में एक सोफा है, एक टेबल है, एक टीवी है, कुछ हमारे पास डेकोरेशन के सामान है, और किसी को कुछ भी दिखाया ना जाए। हमको कहा जाए कि आप 10 मिनट में इसको अरेंज कीजिए, आपको कहा जाए, देवेंद्र पाल जी को कहा जाए कि आप 10 मिनट में उसको कीजिए, ठीक है, सुनील जी को कहा जाए कि आप 10, तो हम जितने लोग उसको कंपोज करेंगे अलग अलग तरीके से कंपोज करेंगे, एक तरीके से कंपोज नहीं करेंगे। इसका क्या, इसके पीछे तर्क क्या है? इसके पीछे तर्क ये है कि हम अपनी मनोभावनाओं के अनुरूप कोई सेट पैटर्न, कोई विजुअल आर्ट में कोई सेट, एक अभिव्यक्ति के लिए एक सेट पैटर्न और एक सेट ग्रामर नहीं है।
हम अपने परिवेश, हम किस तरह से ग्रो किए, हम किस परिवेश में रहते हैं, हमने देश दुनिया कितनी देखी है, इसके आधार पर हम चीजों को अरेंज करते हैं। इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग को हम लोगों ने देखना शुरू किया, और उसी तरीके से हमको एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग के बारे में देखना भी चाहिए, हमको समझना भी चाहिए, और हमको करना भी चाहिए। इमिटेशन हमेशा, लेकिन आमतौर पर जो हमारे देश में हुआ, जब हम लोगों ने 20वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी के बाद से जब हम लोगों ने यूरोपियन चीज़ों को हम लोगों ने देखना शुरू किया, यूरोपियन पेंटिंग और ये सब जब हम लोगों के पास प्रिंट के रूप में, एग्जीबिशन के रूप में आने लगी, हम लोग बाहर गए, हम लोगों ने देखा और हम लोगों ने उसका अनुसरण किया, लेकिन हम लोगों ने उसकी आत्मा को नहीं समझा, हम लोग ने ऑब्जेक्टिवली उसको ग्रहण किया, इसलिए शायद भारत में उसकी पॉपुलैरिटी कम हुई। लेकिन हमको समझना है कि एब्स्ट्रैक्शन का उद्देश्य क्या है, नरेशन क्या है, प्रतीक के माध्यम से कैसे कलाएं होती हैं। इन सबके बावजूद जो मानव मस्तिष्क है, जो कलाकार है, वो स्वतंत्र है, स्वतंत्र रूप से वो कार्य करता है, स्वतंत्र रूप से समझता है। ठीक है, तो हाँ, अब इस पर आप लोग अपना कुछ मंतव्य दें तो फिर मैं आगे बढ़ूं। आप लोग दो चीजें मुझे कहनी थी। बताएं। काफी कुछ जैसे आपने कहा, बोलो शाली, बोलो। हाँ शालवी बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ सर, नहीं जैसे आपने बताया ना कि जो रियलिस्टिक आर्ट होती है उससे भी ज्यादा जो मुश्किल होती है वो होती है एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। नहीं, तो मुश्किल मैंने नहीं कहा, ना 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 ना, में मुश्किल नहीं कहा। देखिए, अलग अलग विधाएं हैं, हम ये नहीं कह सकते हैं। देखिए, अब हम इस पर आते हैं, ये बहुत अच्छा प्रश्न था। ये सर। तो इससे ये बिल्कुल नहीं है कि रियलिस्टिक आर्ट नहीं है और रियलिस्टिक आर्ट बहुत आसान है, ऐसा नहीं है। एक विधा है, अलग अलग विधाएं हैं और अलग अलग तरीके से हम समझ सकते हैं उसको। हम लोग ये कभी नहीं कह सकते हैं कि फिगरेटिव आर्ट अच्छा नहीं है या फिगरेटिव आर्ट बहुत आसान है, ऐसा नहीं है। हमारा ये कहना है, हम लोग एक कलाकार के रूप में, एक कला समीक्षक के रूप में, एक रिसर्चर के रूप में हम ये देखेंगे कि जो आर्ट की अंडरस्टैंडिंग है, आर्ट की अंडरस्टैंडिंग में हम न्यूट्रल व्यक्ति हैं। जब हम कला का अध्ययन करेंगे तो व्यक्तिगत रूप से हम अपने को किसी वाद से, किसी तरीके से अपने को उससे एसोसिएट नहीं करके तभी हम अध्ययन कर पाएंगे। अगर मैं एब्स्ट्रैक्शन माइंडसेट का ही आदमी होगा तो मैं फिगरेटिव नहीं पसंद करूंगा। लेकिन यहाँ एक रिसर्चर के रूप में हमको हर चीज को देखना होगा, हमको सिंबलिज्म को देखना होगा, हमको फिगरेशन को देखना होगा, हमको नरेशन को देखना होगा, इत्यादि इत्यादि। हमको एब्स्ट्रैक्शन को देखना होगा कि उसके पीछे क्या आधार है। अब एक बहुत बड़ा, अब ये पिछले 5 वर्षों का अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो एक जो लोग कंटेम्प्रेरी आर्ट से जुड़े हुए हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों को ज्यादा इस चीज का एहसास होगा कि पिछले 5 वर्षों में एब्स्ट्रैक्शन को जिस तरह से देखा जाता था, एब्स्ट्रैक्शन के लिए अब वो दृष्टि लोगों की बदल गई है। अब लोगों से ये पूछा जाता है किसी भी वर्क ऑफ आर्ट के बारे में, एक जो पिछले 5 वर्षों से मैं देख रहा हूँ, पिछले 5, 7, 8 वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि हर वर्क ऑफ आर्ट के पीछे एक दिशा होती है, एक वर्क ऑफ आर्ट के पीछे एक उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य के बारे में आपको बताना होता है। अब आर्ट केवल स्वांतः सुखाय नहीं है, अब आर्ट एक कम्युनिकेशन का माध्यम होता जा रहा है, जो पिछले 5-10 वर्षों का ट्रेंड पूरे वर्ल्ड में है, पूरे विश्व में, कि केवल एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म बोल दे, चाहे वो बहुत अट्रैक्टिव हो, चाहे वो बहुत अच्छा हो, चाहे एक नरेटिव पेंटिंग बहुत ही सुंदर हो, लेकिन एक जो मैंने कल बात आप लोगों से कही थी कि व्हाट एंड व्हाई, ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। अब ये पिछले 7 वर्षों से आप बड़े बड़े प्रदर्शनियों में देखें तो एक नरेशन चाहिए। इवन मैं अभी बड़ौदा में एग्जामिनर 2-3 साल पहले गया था, तो एक जहाँ पर ज़्यादा विकसित है जो संस्थाएं, हम लोग चूँकि नॉर्थ में उतना विकसित नहीं है और चूँकि बाहर से कम्युनिकेशन भी कम है, वहाँ पर क्या हो रहा है बड़ौदा में आज कि अगर कोई पेंटिंग करता है तो उसका नरेशन भी चाहता है। नरेशन एक क्लास में भी, क्लास जब हम लोग करते हैं तो क्लास में अगर पेंटिंग करते हैं तो आप इसका नरेशन लिखिए कि आप क्या कर रहे हैं। तो ये 5-7 सालों में मैं
मैं जो ये बात कह रहा हूँ मैं एब्स्ट्रैक्शन के लिए कह रहा था कि एब्स्ट्रैक्शन को हम कैसे देखें, एज रिसर्चर हम एब्स्ट्रैक्शन को कैसे देखें, मैंने ये कहा। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि एब्स्ट्रैक्शन जो है वही सबसे सूक्ष्म कला है और नरेशन का कोई आधार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम इसलिए ये बात अभी तक कह रहे थे कि हमको एब्स्ट्रैक्शन को देखने की दृष्टि भी चाहिए। और शायद मेरे बात करने से पहले आप लोगों ने इस विषय पर शायद नहीं सोचा होगा। मैं समझता हूँ कि एब्स्ट्रैक्शन क्या है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब जो आमतौर पर हम समझ रहे थे अभी तक कि एक कैनवास है और उसमें कुछ एक ऐसा फॉर्म है जैसा मैंने देखा नहीं है और वो बन गया है, तो उसको एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग या एब्स्ट्रैक्ट मूर्तियां बोलते हैं। तो वो धीरे धीरे ट्रेंड बदलता गया और उस ट्रेंड को बदलने में जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें थी वो थी एब्स्ट्रैक्शन, फॉर्मल एस्पेक्ट और कॉन्सेप्ट। तो ये चीजें, इन चीजों के द्वारा ही हम लोग किसी भी चीज की, किसी भी वर्क ऑफ आर्ट को एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि इस, एक मिनट, तो हाँ, आवाज आ रही है ना? यस सर। तो हम लोग जो अभी तक ये बात कर रहे थे, हमारा बात करने का उद्देश्य केवल ये था कि हम सारे कलाओं के मूलभूत तत्वों को समझें और समझने के बाद जो हम कर रहे हैं वो तो मेरा अपना अनुभव है। लेकिन हम आर्ट को कभी भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये आर्ट अच्छी है और ये आर्ट खराब है। जैसे कल हम लोग ने पीरियड के हिसाब से कहा कि हमको कला को समझने के लिए उस समय में जाना होगा, उस काल में जाना होगा, उसके आसपास के वातावरण को देखना होगा, उसके पीछे का आधार को देखना होगा, तभी हम कला का अध्ययन कर पाएंगे। उसी तरह से जब हम मॉडर्न आर्ट के की बातें करते हैं, जब एप्रिसिएशन ऑफ आर्ट वर्क की बात करेंगे, तो हम वहां पर एक न्यूट्रल व्यक्ति होंगे। मैं क्या करता हूं, मैं किस तरह का आर्टिस्ट हूं, ये सेकेंडरी है। लेकिन जब हम उसी तरह से बात कर रहे हैं जैसे हम एग्जीबिशन में एक जज होकर जाएं और मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग भी हो, मेरे पास फिगरेटिव भी हो, फिर वहां पर मेरा क्या अपना कॉन्सेप्ट है वो महत्व नहीं रखता है। फिर हम एज आर्ट क्रिटिक एक न्यूट्रल व्यक्ति के रूप में उसका अध्ययन करेंगे। हाँ सालवी जी, आप बताएं, आप सहमत हैं? यस सर। सर मैं एक बात बता रही थी बस इस संदर्भ में। हाँ हाँ। तो सर्वोच्चवाद के कलाकार थे काज़िमिर मालेविच। तो उन्होंने ज्योमेट्रिकल एब्स्ट्रैक्शन की शुरुआत की थी। वो सिर्फ ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स को लेके आर्ट वर्क क्रिएट करते थे। तो उनसे कहा गया कि आप ये क्यों बनाते हैं, रियलिस्टिक काम आप क्यों नहीं करते हैं? तो इन्होंने कहा कि एब्स्ट्रैक्शन इज टफ। उन्होंने कहा था कि जो अमूर्त कला होती है वो ज्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि जो यथार्थ कला होती है उसमें हम जैसा देख रहे हैं वैसा हम बना लेते हैं। वो भी मुश्किल है अपनी जगह पे, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट कला क्या होती है, हम अपने मनोभावों को बस उसमें व्यक्त करते हैं और वो ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आपने बताया ना, तो मुझे वो चीज याद आ गई थी बस। नहीं देखिए, अब ये क्या है कि वो जो उन्होंने कहा, उनके कहने का तात्पर्य था अपने अपने कला के संदर्भ में उन्होंने कहा। हाँ सर। हाँ। क्योंकि वो ज्योमेट्रिकल फॉर्म करते थे और उनको ये लगा होगा, मतलब उनके लिए उनका सोच था। लेकिन हम जब एक रिसर्चर की तरह बात करेंगे तो हमारा उद्देश्य जो होगा वो न्यूट्रल होगा। हम एब्स्ट्रैक्ट को भी वैसे ही देखेंगे, हम फिगरेटिव को भी वैसे ही देखेंगे, और तभी हम इसकी परिकल्पना कर सकते हैं और उसके बारे में हम कोई अध्ययन कर सकते हैं या उसके बारे में हम कोई रिसर्च कर सकते हैं। जी। और भी कोई अगर बोले? ठीक है सर, सेटिस्फाइड है सर। मेरा एक पर्सनली क्वेश्चन था इसके ऊपर, एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर। सर मैं प्रिंट मेकिंग विधा से हूँ और मैं थोड़ा मीडियम्स को लेके एक्सपेरिमेंट करता हूँ, एब्स्ट्रैक्शन की तरफ मैं काम करता हूँ। तो जैसे आपने बताया कि जैसे जैसे एब्स्ट्रैक्शन की तरफ म्यूजिक के थ्रू जैसे जैसे लोकप्रियता कम हो जाती है लास्ट में आते आते, तो उस टाइम कलाकार को किस तरीके से धैर्य रखना चाहिए?
नहीं, ये तो बहुत ही व्यक्तिगत प्रश्न भी है, और एक रिसर्चर के लिए ये प्रश्न नहीं है। हम लोग रिसर्चर की तरह बात कर रहे हैं। एक प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट के रूप में जरूर बता सकता हूँ मैं आपको। यस सर, उसी के रूप में मैं हाँ पूछ हाँ रहा हूँ। हाँ, क्योंकि मैं, देखिए, यस मैं जो भी बातें कर रहा हूँ, आई एम नॉट ए आर्ट हिस्टोरियन। मैं आर्ट हिस्टोरियन नहीं हूँ, मैं प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट हूँ। मैं खुद काम करता हूँ, और मैं अब और शिक्षण कर रहा हूँ। इसलिए जो भी मैं बातें कर रहा हूँ, ये किताबी बातें नहीं, मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। और इतने दिनों का मेरा जो अपना अनुभव है, शिक्षण अनुभव, उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ। ये समस्याएं हैं। मैं एक उदाहरण आपको दूंगा कि जब मैं कॉलेज ऑफ आर्ट्स में टीचिंग करने आया था, तो वहाँ पर एक ट्रेडिशनल वातावरण था। मतलब कुछ लोग केवल फिगरेटिव, जैसे एक महिला है वो सर पे घड़ा लेके जा रही, इस तरह की मूर्तियां बनती थी। मैं बड़ौदा से आया था, सडनली एक बहुत दूसरे तरह के वातावरण से मैं लखनऊ जब आया, तो जो पुराने शिक्षक बोलते थे, मैं अगर कोई कंपोजिशन अपने तरह से बच्चों को मैंने एक्सप्लेन किया कि इस तरह से कंपोजिशन करो, तो वो लोग बोलते थे तुम इस तरह का काम करोगे तो तुम्हारा हाथ खराब हो जाएगा। है ना? तो क्या होता है कि ये सोसाइटी में हमेशा रहा है। हम रिसर्चर की तरह बात करें तो कभी भी जब नई विधा आती है तो समझना उतना ही, जब सोचिए कि भारत में या यूरोप में जब ग्रीको रोमन, आखिर इतना स्ट्रगल वैन गॉग को क्यों करना पड़ा? इसलिए करना पड़ा कि जिस समय जिस भी लीक से अगर आर्टिस्ट हटेगा, जिस डायरेक्शन से, जो एक कन्वेंशनल दायरा है, जब उससे अलग हटकर कुछ काम करेगा तो उसको परेशानी होगी, और उसका एक्सेप्टेंस पे टाइम लगेगा। एब्स्ट्रैक्शन का एक्सेप्टेंस शायद 15वीं शताब्दी में कभी होता भी नहीं। तो ये जो चीजें हुई, कैसे हुई? आज हम लोग 2022 में अगर ये बातें कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग व्यक्तिगत दृष्टिकोण और इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच इतना महत्वपूर्ण हो गया, व्यक्तिवादी दृष्टिकोण इतना महत्वपूर्ण हो गया। और हमने कल भी बातें की थी कि हम अब किसी चीज को कह सकते हैं कि दिस इज माय वर्क ऑफ आर्ट। और जब हम वर्क ऑफ आर्ट उसको कहेंगे, तो हमने दायरा तोड़ दिया। हमने पेंटिंग, स्कल्पचर, सब कुछ का एक सीमा जो था, एक फ्रेम था, उस फ्रेम से बाहर निकल आए। तो ये स्ट्रगल तो होगा ही आर्टिस्ट के लिए, और हर फेज में रहा है कि आप जब कन्वेंशन से अलग हटकर करेंगे, इवन आप टीचिंग भी कन्वेंशन से अलग हटकर करेंगे, तो आपको परेशानी होगी। और ये परेशानी आज से नहीं, हर हर समय होता। हर नए तरीके से काम करने वाले सोसाइटी में, हम अपने समाज का ही अध्ययन करें कि समाज में एक कन्वेंशन है, और उस कन्वेंशन से अलग हटकर जब शुरू शुरू में लोगों ने अंतरजातीय विवाह किया होगा तो उनको कितनी परेशानी हुई होगी। आज ये सामान्य बात है। तो ये धीरे धीरे सोसाइटी के साथ भी है, यही आर्ट के साथ भी है, ये कला के साथ भी वही है। अभी अंतर रिलीजन विवाह आज के समय बहुत मुश्किल है, हो सकता है आज से 10 साल के बाद, 15 साल के बाद ये आम चीजें हो। तो ये सोसाइटी जब भी चेंज होती है, आर्ट में भी ये होता है, समाज में भी होता है। इसलिए हम लोग जब आर्ट की बात करते हैं तो हम हमेशा बात करते हैं कि समाज उसका सर्वाधिक अच्छा, सर्वाधिक उपयोगी उदाहरण है। जो समाज में होता है आर्ट में वही होता है। अगर समाज में विघटन हो रहा है तो आपकी कलाकृतियों में भी वो दिखाई देगा। तो जो हम लोग शुरू से पढ़े हैं, फर्स्ट ईयर से भी कि पढ़ रहे हैं कि कला समाज का दर्पण है, बिल्कुल सही है। और बिना समाज की कल्पना किए हुए, बिना समाज का, तत्कालीन समाज का अध्ययन किए हुए हम कला का भी अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो एक रिसर्चर के लिए बहुत ही जरूरी है कि हम इन चीजों को बहुत सूक्ष्म दृष्टि से देखें। और हम जब तक इन चीजों का अध्ययन नहीं करेंगे और न्यूट्रल होकर अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक हमारा, अगर हम, जैसे मैं खुद स्वयं, मुझे नैरेटिव पेंटिंग पसंद है, मैं एब्स्ट्रैक्ट करता हूँ, या कई बार मैं नैरेटिव भी करता हूँ। तो आप सीमाओं को तोड़ रहे हैं, आप, हो सकता है आपको कुछ पसंद आ रहा है, तो ये तो व्यक्ति पर निर्भर करता है। और इन चीजों में अपने को लेकिन जब हम अध्ययन करेंगे, जब हम गुप्तकालीन चित्रों का, मूर्तियों का अध्ययन करेंगे, वहां पर मैं 2022 का कलाकार नहीं हूं, तब मुझे उस संवेदनशीलता के आधार पर देखना होगा। और उसी, जब तक हम ये नहीं देखेंगे, जब तक, इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि एक रिसर्चर के लिए अध्ययन करना, विजुअल, देखिए क्रोनोलॉजी तो मैं जब पढ़ता था 1990 में, मैं छात्र था, तो 1990 में मुझे सारा क्रोनोलॉजी पता था कि
ग्रीस के बाद ये क्लासिकल के बाद रोकोको, बोरोक, रोकोको, ये सब जो चीजें वो मुझे पूरा याद था। मैं ईस्वी अब मेरे वो उसमें यादाश्त में नहीं है। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं कहना चाहूंगा आर्ट के ही संदर्भ में, अच्छा आप लोगों ने ये किया। आप ग्रीस के, जब भी आप क्लासिकल ग्रीस हम लोग बोलते हैं, भारत में गुप्तकालीन कला को क्लासिकल आर्ट बोलते हैं, और यूरोप में हम लोग ग्रीक आर्ट को बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं? एक मानदंड हम लोगों ने अपनाया, ठीक है, और उस मानदंड के आधार पर वो हम समझते हैं, ये हम लोगों ने उसको क्लासिकल बताया। उस समय उन लोगों ने क्लासिकल नहीं कहा होगा। जब बाद में हिस्टोरियन 1900 में या 18वीं शताब्दी में जब अध्ययन किया होगा तो उसको क्लासिकल आर्ट बताया। और हमेशा क्लासिकल आर्ट में आप देखेंगे उसको हम मानते हैं कि वो उस पीरियड का, उस काल का वो सर्वाधिक उत्तम कला है, एक कॉन्सेप्ट है। उस उत्तम कला, जब ग्रीक आर्ट का, ग्रीक क्लासिकल पीरियड, जब उसको हम सर्वाधिक पाश्चात्य कला में हम सर्वाधिक अच्छी कला के रूप में हम उसको जब देखते हैं, तो बोरोक और रोकोको क्यों होगा? तभी आप लोगों ने सोचा वो तो आइडियल था, एक ग्रैंडर था। उसमें क्लासिकल में हमेशा ड्रामेटिक एलिमेंट नहीं होता है। क्लासिकल आप देखेंगे ग्रैंडर के साथ होता है। उसमें एक, जब आप डेविड की मूर्ति को देखें, वीनस देखें, एक उसमें ग्रैंडर है। बोरोक और रोकोको में क्या हुआ है? ड्रामेटिक हो गया। तो हमेशा कला एक जगह पूर्णता पर कभी नहीं होती है। जब हम पीक पर पहुंच गए तो मानव मन जो होता है या कलाकार का जो मन होता है, उसमें एक प्रवृत्ति होती है एक्सपेरिमेंटेशन की। आप देखे होंगे अपोलो एंड डेफनी, अगर आपको याद होगा, तो उसमें क्या हो रहा है कि वो डेफनी अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर रही है, और हाफ बॉडी ट्रांसफॉर्म हो गया, हाफ ट्री हो चुका है और हाफ ह्यूमन है। तो ये स्कल्पचर में ये फोटोग्राफिक एलिमेंट ये क्लासिकल का तो नहीं है, बट आप अगर देखेंगे तो वो तकनीकी रूप से सर्वाधिक शक्तिशाली, उसको हम बोल सकते हैं सर्वाधिक स्किल्ड वर्क है, कि एक स्कल्पचर में एक फोटोग्राफिक एलिमेंट को लेकर एक कंपोजिशन कर रहा है। एक क्षण में जो व्यक्ति जो महिला अपने को पेड़ में ट्रांसफॉर्म कर रही है, और आधी बॉडी उसकी पेड़ में ट्रांसफॉर्म हो गई, आधी पेड़ ही है, आधी ह्यूमन है। तो इस एलिमेंट को क्लासिकल के बाद क्यों जरूरत पड़ी? इसलिए कि जब एक जगह आर्ट मूवमेंट क्यों हो रहा है, हम धीरे धीरे, कभी भी हम एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं। मानव स्वभाव हमेशा नई चीजों को ढूंढता है। तो क्लासिकल जब हम गुप्ता में पहुंच गए, उसके बाद हम क्यों फिर डिविएट हो गए? ठीक है, तो इसी तरह से आर्ट में ये होता ही है कि ये धीरे धीरे समय के साथ, सामाजिक परिवर्तन के साथ, और मानव स्वभाव है कि कहीं भी स्थिर नहीं होगा। मानव स्वभाव चंचल है और वो हमेशा नई चीजों को ढूंढता है। इसीलिए क्लासिकल में जो क्लासिकल ग्रैंडर, आज भी वो क्लासिकल ग्रैंडर बोलते हैं हम लोग उसको, उसके बाद बोरोक और रोकोको जैसा इज्म नहीं आता, अगर वही पूर्णता को प्राप्त कर लेता तो। यद्यपि आज हम लोग बोल रहे हैं कि वो पूर्ण है, लेकिन उसके बाद बोरोको रोकोको जैसे भी यूरोपीय कला में वाद हुए। ठीक है, तो और आप लोग बताइए और क्या जानना चाहेंगे एज ए रिसर्चर इस विषय पर? ठीक है सर। सुनील जी, आप कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं, इसलिए ये बहुत ही, देखिए ये विषय जो है ये बिल्कुल समकालीन है, और इस विषय पर इसलिए मैं बात करना चाह रहा था। मुझे मैडम ने कुछ ये दिए थे, तो मुझे लगा कि ऐसे विषय में क्या होगा कि आर्ट हिस्टोरियन तो हिस्ट्री और वो बुक्स में भी है, वो उस पर हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन ये रिसर्चर के लिए प्रैक्टिकल ढंग से सोचने का विषय है, और इसको हम लोग दूसरे तरह से देख सकते हैं। अब आपका बहुत अच्छा रहा सर, मतलब एक नई तरीके से सोचने को आपने मजबूर किया है सर। आज बहुत ही अच्छा लगा सर आज का ये सर। और आपकी तरफ से प्रश्न भी आए तो और अच्छा लगेगा, क्योंकि ये इंटरेक्टिव सेशन की तरह, आप लोग रिसर्च स्कॉलर हैं,
सामान्य सर छात्र मेरा एक नहीं। क्वेश्चन है। हाँ सर जैसे आपने कल हम लोग से पूछा था ना कि इस 20 साल में कला में क्या परिवर्तन आए हैं, तो मुझे जरा ये आइडिया चाहिए था कि कलाकारों की जो स्थिति थी 20 साल पहले, तो अभी इन 20 सालों में उनकी स्थिति में क्या चेंजेस आए हैं, क्या स्तर गिर गया है या फिर और अच्छा हो गया है, ये मुझे जानना था आपसे। देखिए, एक तो हम रिसर्चर हैं और हम कभी भी किसी भी कला को अच्छा और खराब नहीं बोल सकते। जी 20 साल पहले हमें एक मतलब ये इसलिए बहुत ही ये सबके लिए बहुत ही रेलिवेंट है, हमारे लिए रेलिवेंट, आपके लिए, सब लोगों के लिए। बिल्कुल सर। हमने इसलिए ये बात कही कि कला एक सतत, उसको हम बोल सकते प्रगतिशील मूवमेंट है। वो हमेशा एक मूवमेंट होती है और उस मूवमेंट में हम ये कभी नहीं कह सकते हैं कि अब आप देखें कि हम अगर ग्रीको रोमन जो आर्ट है, उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे क्रिश्चियन आर्ट, जहाँ की डिस्टॉर्शन हो गया। ग्रीको रोमन का ही डिस्टॉर्शन है, याद है आप लोगों को? एलोंगेटेड फिगर्स हैं, ग्लास पेंटिंग्स जो आपने देखे होंगे। तो क्या हम बोल सकते हैं कि पहले बहुत अच्छा था, ये बहुत खराब हो गया? नहीं बोल सकते। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि 20 साल पहले बहुत अच्छा हो रहा था और बहुत खराब हो गया, या 20 साल बाद बहुत अच्छा है, या 20 साल पहले। तो अच्छा खराब की बात नहीं है, ये एक मूवमेंट है, आर्ट मूवमेंट है। और मानव स्वभाव के आधार के ही अनुसार आर्ट मूवमेंट भी कभी एक जगह एक दिशा में बहुत लंबे समय तक नहीं रहते। मानव स्वभाव है, जब आप एक जगह पहुंचते हैं तो आप परिवर्तनशील होते हैं, और परिवर्तनशील होना भी चाहिए। अगर ये परिवर्तन होता है तो ये परिवर्तन होना भी चाहिए, और उस परिवर्तन की नजर से हमको देखना चाहिए। तो एक चीज हमेशा हम अपने जब भी लिखेंगे, जब भी हम रिसर्च की बात करेंगे, तो हम अच्छा और खराब नहीं बोलेंगे। ये शब्द कला में है ही नहीं कि दिस इज गुड आर्ट और दिस इज बैड आर्ट, ये नहीं कह सकते। ये हमारा अपना कॉन्सेप्ट हो सकता है। जैसे मैं पोर्ट्रेट, 4 पोर्ट्रेट देखूं तो मेरा कॉन्सेप्ट कि ये अच्छा है, ये खराब है, ये सामान्य है, ये हम बोल सकते हैं, आप भी बोल सकते हैं। तो उसके पीछे आधार क्या होगा? अगर हम उसको देखिए, 2-3 चीजें होगी कि अगर एक पोर्ट्रेट है, देखिए ये रिसर्च आपको करना है, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि एक पोर्ट्रेट है, 4 पोर्ट्रेट आप देख रहे हैं, 4 पोर्ट्रेट का आपको अध्ययन करना, आप कैसे कैसे करेंगे? 4 पोर्ट्रेट के अध्ययन में हमको अगर जजमेंट करना हो, अगर एक आर्ट क्रिटिक के रूप में हम उसका अध्ययन करेंगे, तो हम कैसे करेंगे? हम एक्सप्रेशन के आधार पर कर सकते हैं, हम उसकी जो संरचना है उसके आधार पर कर सकते हैं, हम उसके रिजेम्बलेंस के आधार पर कर सकते हैं। इतनी सारी चीजें हैं आधार। एक आधार पर एक पोर्ट्रेट को सर्वश्रेष्ठ पोर्ट्रेट हम कैसे कहेंगे? उसका आधार क्या क्या हो सकता है? एक पोर्ट्रेट के जजमेंट के लिए आधार क्या क्या हो सकता है? एक्सप्रेशन हो सकता है, उसकी एनाटॉमी, उसका कलर ट्रीटमेंट हो सकता है, ठीक है, उसका रिजेम्बलेंस हो सकता है। यह भी संभव है कि जिसका सर्वाधिक रिजेम्बलेंस हो उसका एक्सप्रेशन अच्छा ना हो, जिसका कलर ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हो लेकिन वो डेड की तरह लगे, हो सकता है ना? तो जब भी हम अध्ययन करेंगे तो अध्ययन में हमको वो एनालिसिस करना होगा कि किसमें कौन सी चीज अच्छी है, किसमें कौन सी चीज और अच्छी हो सकती थी, इसमें एक्सप्रेशन है लेकिन इसमें ये नहीं है। तो उसके आधार पर जब हम वर्क ऑफ आर्ट का एनालिसिस करेंगे तो वहां पर हमारा अपना विवेक भी महत्वपूर्ण होगा। और इसीलिए क्या होता है कि जो आर्ट में जो जजमेंट होता है, जो वर्क का एप्रिसिएशन होता है, वो एक जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे अपनी आइडियोलॉजी, हमारे अपने सौंदर्य शास्त्रीय अनुभूति, हमारी वो अलग अलग है। तो उस अलग अलग के आधार पर एक निश्चित परिमाण, एक निश्चित आधार हम किसी चीज को, जैसे मैथ्स में 2 + 2 = 4 ही होगा, 5 नहीं हो सकता है। लेकिन आर्ट में कुछ भी हो सकता है। आपको जो बहुत खराब लग सकता है वो मुझे बहुत अच्छा लग सकता है। अगली फॉर्म भी मुझे बहुत अच्छा लग सकता है, जिसको देखकर लोग नाक एक मैं कल कुछ आप लोगों को कल जो मैं कल के लिए सोचा हूँ कि कल कुछ वर्क ऑफ आर्ट मैं आपको दिखाऊंगा और उस पर डिस्कशन करूंगा, और उस पर आपसे भी मैं प्रश्न करूंगा, क्योंकि इस तरह से हम बातें तो कर लिए। अब बातों को करने के बाद हम किस तरह से वर्क ऑफ आर्ट को देखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और खासकर कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट को देखिए, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाली जो कलाएं उस पर बहुत कुछ लिखी गई हैं,
और हमारे पास टेक्स्ट मटेरियल भी बहुत कुछ है। जैसे स्कूल्स के बारे में अगर बात करें तो बहुत सारी किताबें हैं, वो आप पढ़ लेंगे। लेकिन अगर एक रिसर्चर की तरह हमको देखना होगा तो हमको उसको भी अगर देखना होगा तो हमारा जो अनुभव है उस अनुभव के आधार पर हम कैसे जज करेंगे वो हम कल शेयर करेंगे, आप लोग को स्क्रीन शेयर करेंगे, और उस स्क्रीन शेयर करने के बाद हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे कि वर्क ऑफ आर्ट का, इंडिविजुअल वर्क ऑफ आर्ट का कैसे सामाजिक संदर्भ है। अब कला के लिए आज के डेट में सामाजिक संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है, जो कि आज से 20 साल पहले नहीं था। तो उस पर हम लोग एनालिसिस करेंगे कि कैसे सामाजिक संदर्भ है। तो वो जब तक विजुअल्स के साथ हम नहीं बात करेंगे तो विजुअल आर्ट पर बहुत ज्यादा हम लोग बात करके बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और बताएं, और अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो, कोई जान। सर मुझे हाँ, सर मुझे कुछ पूछना था सर, पर्सनल है थोड़ा सा। हाँ हाँ, जरूर पूछिए सर। ये पूछना चाह रहा था, जैसे जब पेंटिंग बनाता हूँ तो टेक्सचर फॉर्म्स में पेंटिंग बनाता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, तो उसमें फिगरेटिव फॉर्म्स का होना जरूरी है कि वो अपने आप में कंप्लीट फॉर्म होती है, कंप्लीट पेंटिंग होती है सर? आप लोगों के इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों में से कोई देना चाहेगा? मैं चाहता हूं कि अब आप लोग इतने परिपक्व हो गए होंगे कि आप बता सकते हैं। क्या भाई सुनील जी? सर सिर्फ टेक्सचर से तो मैं नहीं समझता कि पेंटिंग कंप्लीट होगी, क्योंकि या तो फिर पेंटिंग को पहले देखा जाए तभी सर अंदाजा लग सकता है, क्योंकि सिर्फ टेक्सचर है तो बहुत लोग उसमें फिगर्स भी जोड़ देते हैं या कुछ सिंबल्स भी जोड़ देते हैं। तो सर ऐसे कैसे बोलेंगे कि सर कोई पेंटिंग कंप्लीट है कि नहीं? देखिए सबसे बड़ी चीज है पेंटिंग का, हम लोग इतने देर तक बात किए, लाइन, टोन, टेक्सचर, ये पेंटिंग का एलिमेंट है। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ पेंटिंग, मतलब इसके द्वारा पेंटिंग की संरचना होती है। ठीक है, लाइन, टोन, टेक्सचर, स्पेस, कलर इत्यादि इत्यादि, ये क्या है? ये एलिमेंट्स है, इसके आधार पर पेंटिंग होती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है किसी भी वर्क ऑफ आर्ट के लिए? कॉन्सेप्ट। कल हम लोगों ने बात की थी, कॉन्सेप्ट सबसे महत्वपूर्ण है। और आपके टेक्सचर में ही अगर उस एक एलिमेंट से, अगर एक लाइन से आपका कॉन्सेप्ट सबके सामने आता है, आप जो करना चाहते हैं, आप केवल टेक्सचर से ही अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो यू कैन डू, आप कर सकते हैं। व्यक्तिगत नहीं, हम एनालिसिस भी करेंगे। अगर हम वर्क को का एनालिसिस भी करेंगे एज रिसर्चर, हम अगर उसको देखेंगे तो इस एलिमेंट्स सबके मिलाकर भी एक पेंटिंग हो सकती है और एक एलिमेंट से भी हो सकती है। सबसे बड़ा चीज है कि उसका संप्रेषण, वो जो एक्सप्रेस करना चाह रहा है वो पूरी तरह से आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो एक्सप्रेस कर पा रहा है कि नहीं है। तो जो आपने ये बताया ये केवल एलिमेंट्स है। मैं समझता हूं कि एलिमेंट्स है, और 5 एलिमेंट से भी एक पेंटिंग पूरी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, और एक एलिमेंट से भी पेंटिंग पूरी हो सकती है। तो जो ये टेक्निकल एस्पेक्ट है इसका मेरे हिसाब से इसका कोई महत्व नहीं है। मूल रूप से उस पेंटिंग में आप क्या करना चाहते हैं, और एक सफल पेंटिंग कैसे होगी, एक सफल पेंटिंग कैसे, किस चीज को हम कहेंगे कि एक सफल पेंटिंग है? जिसमें देखिए, एक मुझे याद नहीं आ रहा है, लास्ट ट्रिनाले जब हुआ था 2004 में, एक ब्रिटिश पेंटर थी, उसने एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग था, मेरे पास कैटलॉग हुआ, मैं कोशिश करूंगा कल आप लोगों को दिखाने का। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग थी और उसने इतने आधे आधे इंच मोटे ऑयल कलर लगाए थे पेंटिंग पर। कोई उस पर, उस पेंटिंग में कोई फॉर्म नहीं था, लेकिन उस पेंटिंग को देखने से एक सामान्य व्यक्ति भी देखे अगर उस पेंटिंग को, आप एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग देखिए, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में जो वास्तव में अच्छे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, तो लगता है कि उसने अपने दिल का सारा कुछ निकाल दिया है, उसको बोलने की जरूरत नहीं है। आप, आपका माइंडसेट, आपकी संवेदनशीलता वैसी हो। मैंने पहले इसलिए कहा कि संवेदनशीलता कैसे डेवलप करेगी? आपके, आपका जो ट्रेनिंग है, जितनी बातें हम लोग कर रहे हैं वो क्या है कि हमारे जो आर्ट को देखने का संस्कार है, आर्ट को देखने का संस्कार क्या है कि हमने संस्कार की बात की कि हम फर्स्ट ईयर में जो मेरा संस्कार होता है वो 7वें साल तक परिपक्व होता है, 20वें साल तक और हमारी दृष्टि बढ़ती है। वो दृष्टि कैसे बढ़ती है कि हम उस सराउंडिंग में रहते हैं। तो उस भाषा को हम समझना शुरू करते हैं, हम उस भाषा को समझना शुरू करते हैं। एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग को जब हम एनालिसिस करेंगे, जब देखेंगे, तो हमारी भी संवेदनशीलता अगर उस स्तर की नहीं होगी, जैसे क्लासिकल म्यूजिक का ज्ञान नहीं होते हुए भी
क्लासिकल म्यूजिक को सुनने की और उसका रसास्वादन की संवेदना जब मेरे भीतर नहीं होगी तो हम हमेशा उसमें फिल्मी संगीत ढूंढेंगे। तो वो एक संवेदनशीलता एक रिसर्चर को भी आनी बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं आएगा तो आप कभी भी किसी कला का अध्ययन नहीं कर पाएंगे। इसलिए सेंसिटिव होना बहुत जरूरी है, और वो सेंसिटिव तब होंगे जब आप उसके एलिमेंट्स को एंजॉय करेंगे। जब तक आप उसको उस एलिमेंट्स को का रसास्वादन नहीं कर पाएंगे तब तक ये जो दृश्य भाषा है ये सामान्य भाषा नहीं है, इतिहास की तरह नहीं है, या कोई साहित्य की बात छोड़ देता हूँ, ये साइंस के किसी विषय की तरह नहीं है, ये इसका कोई एक ग्रामर नहीं है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम लोग ये बातें कर रहे हैं कि हम लोग जो अध्ययन करेंगे इस अध्ययन के पीछे कोई निश्चित मापदंड नहीं है, तो इसमें एक हमारी अपनी संवेदनशीलता बहुत महत्व रखती है। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग को देखने के लिए मैंने जब उस पेंटिंग, आज भी मुझे याद है, सोचिए आज 15 साल हो गए, 15 साल बाद भी मुझे वो पेंटिंग याद है कि इतने मोटे थिक कलर थे, बड़े बड़े कैनवास थे, और लगता था कि उस पेंटर का मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, लगता था कि उसने सारा कुछ अपना निकाल के रख दिया हो। तो एब्स्ट्रैक्शन में भी वो चीजें होती है, लेकिन उस चीज को समझने के लिए एक होता है कि आप उसमें कितना इन्वॉल्व है, आप चीजों को कितना समझ रहे हैं, आपको आर्ट को देखने की कितनी संवेदनशीलता है, ये बहुत जरूरी है वर्क ऑफ आर्ट के लिए और एक रिसर्चर के लिए। मैं एक उदाहरण आपको और दूंगा। हमारे एक टीचर थे रतन पारिमू, बहुत ही विद्वान शिक्षक हैं, और आप लोग नाम सुनेंगे, बहुत सारी किताबें हैं, और देश के सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण आर्ट हिस्टोरियन है उनमें उनका नाम है रतन पारिमू। रतन पारिमू का क्लास होता था, आप लोग नाम सुने होंगे, बहुत सारी किताबें हैं उनकी। तो जब उनके क्लास होते थे तो फ्रंट लाइन में भी बैठा हुआ जो स्टूडेंट था वो सोता था, और जिस दिन उनका क्या होता था, उनका एक होता था स्लाइड शो होता था। स्लाइड शो जब होता था तो स्लाइड शो में वो किसी विषय पर जब देते थे, तो मान लीजिए कि इम्प्रेशनिज्म पर दे रहे हैं तो 50 स्लाइड, पहले तो स्लाइड प्रोजेक्टर नहीं हुआ करता था, तो प्लेट्स, वहाँ आर्काइव्स में प्लेट्स होते थे, प्लेट्स लगाते थे, फिर वो उस पर डिस्कशन करते थे। फ्रंट रो का बच्चा भी सोता था, बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे वो। एक दूसरे टीचर थे प्रोफेसर दीपक कन्नाल, वो जब क्लास लेते थे तो उस जमाने में क्लास में सिगरेट पीते थे। आप तो आप कल्पना भी नहीं करते, पहले आते थे सिगरेट जलाते थे, पीते रहते थे, और सिगरेट शायद मुंह में नहीं डालते होंगे, हाथ में रखे रखे पूरी सिगरेट खत्म हो जाती थी जब क्लास को लेना शुरू करते थे। और उनके क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस होता था, और हर व्यक्ति, हर जितने भी स्टूडेंट्स थे, सबको लगता था कि वो मुझसे बात कर रहे हैं, और सोने की तो बात ही बहुत दूर की थी। तो ये जो आर्ट के लिए ये विद्वता ज्ञान अलग है, लेकिन क्या है कि कम्युनिकेशन, हमारा आपका कम्युनिकेशन किस तरह से हो रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह से आर्ट वर्क के साथ आपका कैसा रिलेशनशिप स्थापित हो रहा है, और जब तक उस रिलेशनशिप को हम नहीं समझेंगे, हमको उस संवेदनशीलता को नहीं समझेंगे, तब तक आर्ट पर हम कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं, उस पर उसका रिसर्च हम नहीं कर सकते, उसके बारे में हम नहीं लिख सकते हैं। तो जरूरत हो, चाहे एब्स्ट्रैक्शन हो चाहे फिगरेटिव हो, मैं फिगरेटिव वर्क के बारे में भी, मुझे वो भी बहुत अच्छा लगता है। अगर नरेटिव पेंटिंग, मैं एब्स्ट्रैक्ट पेंटर हूँ, मान लीजिए मैं एब्स्ट्रैक्ट पेंटर हूँ, मुझे नरेटिव पेंटिंग भी अच्छा लग सकता है। क्यों अच्छा लगेगा? कि मैं उस संवेदनशीलता को कितना ग्रहण कर पा रहा हूँ। एक रिसर्चर देखिए, इसीलिए क्या होता है कि जब आप, जैसे आप लोग काम कर रहे हैं, आप लोग प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट भी हैं, और आप जब काम करेंगे और एक इतिहास का व्यक्ति, एक फिजिक्स का व्यक्ति अगर आर्ट पर अध्ययन करेगा तो दोनों के अध्ययन में फर्क होगा। यद्यपि उसका ज्ञान आपसे ज्यादा हो सकता है, वो ज्यादा पढ़ा लिखा हो, उसने ज्यादा किताबें पढ़ी हो, लेकिन एक रिसर्च के साथ रिसर्चर की संवेदनशीलता खासकर विजुअल आर्ट में बहुत आवश्यक है। और उसको समझने के लिए जब वर्क ऑफ आर्ट को हम समझेंगे तो ये बहुत जरूरी है कि हम उसको संवेदनशीलता के साथ समझें, तभी हम बेहतर जगह पर बेहतर एनालिसिस कर सकें, उसका क्रिटिसिज्म कर पाएंगे, उसका एनालिसिस कर पाएंगे। सर बहुत अच्छा लगा सर। और भाई, और किसी दो लोग और हैं, शशि कुमार और आत्मन द्विवेदी। सर मैं देवेंद्र के साथ। सर मैं अच्छा अच्छा दोनों साथ साथ ही है सर। अच्छा अच्छा।
ठीक है। और शाल क्या है, शिल्पा देवी, ये है कि नहीं लाइन पर? हेलो, शिवा देवी। थोड़ा बिजी होंगे सर, कुछ कर रहे हैं। चलिए ठीक है। तो आप लोग इस पर जो मैं चीजें कह रहा हूँ उस पर नोट्स भी अगर आप लोग लेते चलेंगे, आप लोग लिखेंगे, बना रहे हैं साथ ही साथ। यस साथ सर, साथ लिख रहे हैं हम बनाएंगे लोग। तो बेहतर होगा। और अंडरस्टैंडिंग के लिए आगे भी जब हम लोग बात करेंगे ना तो सर बना रहे हैं सर, ये रहे नोट्स, ये रहे सर। लिख देते हैं सर बीच बीच में। हाँ, और आपस में भी डिस्कशन कीजिए जब आप लोग रिसर्च कीजिएगा। जी तो जी ये बहुत ही यस सर। महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि देखिए अभी क्या है कि आर्ट हिस्टोरियन मैं नहीं हूँ, तो मैं इजम्स के बारे में आपसे नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो सब चीजें हैं। सर कुछ पूछना था सर। हाँ सर बताएं। आर्ट हिस्टोरियन के लिए सर मास्टर ऑफ आर्ट होना जरूरी है कि मतलब ग्रेजुएशन में सर हिस्ट्री होना जरूरी है आर्ट हिस्टोरियन के लिए सर? आर्ट हिस्टोरियन के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपका फॉर्मल ट्रेनिंग हो। सर कोई मैंने हिस्ट्री फॉर्मल, से भी एमए किया है सर। हाँ नहीं नहीं कोई बात नहीं है, कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होकर भी आप बहुत अच्छे आर्ट हिस्टोरियन हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे सर आर्ट मुझे भी आर्ट क्रिटिक। हिस्ट्री से करना था सर, क्या आप करना चाहिए आप सर? मैं आपको एक उदाहरण जिसका आपको दिया था नरेटिव पेंटिंग के, हाँ हाँ। आप भूपेन खक्कर का नाम आप लोग सुने होंगे। भूपेंद्र अजय खट्टर, हाँ जी सुना सर। है सर, भूपेन सुना है। खक्कर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, कभी उन्होंने फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली। ही वाज वन ऑफ द लीडिंग पेंटर ऑफ द कंट्री। तो इसलिए आपका इंटरेस्ट का क्या जोन है, आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप कितने संवेदनशील हैं, बस ये जरूरी है कि आर्ट को समझने के लिए आपको संवेदनशील बनना पड़ेगा। और जब तक आप स्वयं संवेदनशील नहीं होंगे तब तक आप आर्ट का अध्ययन नहीं कर पाएंगे। बस यही हमको तो यही लगता है, मैं तो यही समझता हूँ। और आप लोग? जी सर। वैसे भी आर्टिस्ट सर सर बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। तो कल हम लोग फिर बैठेंगे और हम लोग बात करेंगे, कुछ हम शेयर करेंगे। एक करीब 90 आर्टिस्टों का 15 दिन का एक वर्कशॉप था, तो उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन है मेरे पास। और हम लोग बात करेंगे पूरे देश के, यंग आर्टिस्ट भी थे, कुछ सीनियर आर्टिस्ट भी थे, और उस पर उसको मैं दिखाऊंगा और मैं बात करूंगा कि हम लोग कैसे एनालिसिस करेंगे, कैसे वर्क ऑफ आर्ट को हम देखेंगे। और उसके बाद आपके पास बहुत सारे और भी जो रिसोर्स पर्सन होंगे वो इजम्स के बारे में बात करेंगे, तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो आपके पास काफ़ी कुछ है। मैं एज प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट मैं ये चाह रहा था कि जो कॉन्सेप्ट है उस पर हम अगर डिस्कस करेंगे तो जी आपको सर। जब जब वो भी आप करेंगे, जब आप ट्रेडिशनल आर्ट भी पढ़ेंगे, जब आप बाकी भी कहीं किसी भी इज्म का अध्ययन करें, भारतीय पाश्चात्य कुछ भी करेंगे, तो आपको एक दृष्टि मिले। और इसीलिए मैं इस विषय को चुना था आपके लिए। तो आज हम लोग यहीं बंद करते हैं। और अगर कोई अंतिम, अगर किसी को चाहिए, अगर कुछ कल के विषय और आज के विषय में अगर कोई प्रश्न हो तो प्रश्न आप नोट करके आए, कल हम लोग उस पर एक बार और डिस्कस कर लेंगे। आज और कल के बारे में जो भी हो सर उसको। वीडियो परफॉर्मेंस के ऊपर सर कुछ सर बताइएगा, क्योंकि वीडियो परफॉर्मेंस हमने इंटरनेट पे जब मतलब ढूंढने की कोशिश किया ना, तो सर वीडियो परफॉर्मेंस नहीं मिला। परफॉर्मेंस आर्ट तो थी, हाँ तो लेकिन नहीं, परफॉर्मेंस आर्ट जो है, आर्ट हाँ परफॉर्मेंस, हाँ वो तो मिले, लेकिन हाँ वीडियो इंस्टॉलेशन आर्ट नहीं मिला। परफॉर्मेंस, हाँ वीडियो इंस्टॉलेशन वीडियो आर्ट परफॉर्मेंस। हाँ तो सर नहीं, वीडियो इंस्टॉलेशन तो मिल गया था सर, वो तो मिल गया, कई तो पूरा मिल गया। लेकिन वीडियो परफॉर्मेंस आपने एक बताया था ना सर, वो नहीं सर। वीडियो परफॉर्मेंस नहीं, वीडियो नहीं परफॉर्म करेगा, फिर मेरा ही स्लिप ऑफ टंग होगा, वीडियो परफॉर्मेंस नहीं होगा। ठीक ठीक ठीक। वीडियो परफॉर्मेंस नहीं होगा, आर्ट परफॉर्मेंस होगा आर्ट और परफॉर्मेंस, वीडियो इंस्टॉलेशन होगा। वीडियो इंस्टॉलेशन, ठीक सर, वही मैं वीडियो परफॉर्मेंस लिख नहीं लिया। नहीं, वीडियो परफॉर्मेंस, वीडियो कहाँ परफॉर्म करेगा? हाँ ठीक सर है। वही, हम भी सर नेट पे सर्च किए थे सर, हाँ काफी हाँ ढूंढा, कुछ मिला नहीं। हाँ, आर्ट नहीं नहीं, परफॉर्मिंग के बारे में मिला सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर वही हाँ, तो मैं मुझे भी बिल्कुल सर जी कंफ्यूजन हो सही गई कह रहे थी। हैं। हाँ हाँ, हाँ। नहीं नहीं, ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, बहुत थैंक यू ठीक सर। है, कल सर, मिलते हैं, गुड ठीक है, गुड आफ्टरनून सर। थैंक यू गुड सर। आफ्टरनून, ओके। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा। सर अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा सर। चलिए, बहुत कुछ सीखा थैंक सर यू, हमने। चलिए, जी थैंक यू सर। वेरी मच। हाँ ठीक है सर, ओके। ओके, थैंक यू सर। ओके।